हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ABFM मॉड्यूल ए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जरूर को सेशन को एंड तक देखिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो, नोटिफिकेशन सारे आपको टाइमली मिल जाए। और इन सभी वीडियोस की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की लिंक मैंने शेयर कर दी है इन आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट? ऑप्शन है ग्रेटर एम्फोसिस ऑन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी कंसंट्रेशन ऑन एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी फोकस ऑन टीम वर्क, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी डी गिविंग इक्वल वेटेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयज। सो जो क्लासिकल स्कूल है, इसी को ही हम लोग ट्रेडिशनल स्कूल भी कहते हैं। इनके जो फीचर्स है वो आपको क्लियर होने चाहिए। इस पर कई बार क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोकस ऑन टीम वर्क, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। ये क्लासिकल स्कूल नहीं, ये नियो क्लासिकल या जिसको हम बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं, उसका फीचर है। बाकी सारे क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल के हैं, जहां पर पहला तो क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम को एम्फोसिस दिया गया है। जो मैनेजमेंट है पूरा वो सेंट्रलाइज्ड बेसिस पे रहता है। ओके, सेंट्रलाइज्ड बेसिस पे सोल अथॉरिटी डिसीजंस लेती है, ऑर्डर पास ऑन करती है लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर। यहाँ प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है कि किसी तरीके से प्रोडक्शन बढ़े और कंपनी को रेवेन्यूज आन हो, प्रॉफिट हो। छोटे से छोटे एरर के ऊपर फोकस किया जाता है और तुरंत उसका रेक्टिफिकेशन हो। साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स और एम्प्लॉयज को इक्वल ही वेटेज दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि उसमें कितना हमें स्किल्स की रिक्वायर्ड है। ओके, सेम टाइप डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स और एम्प्लॉय को सिमिलर वेटेज दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। उस हिसाब से ही पेमेंट हो जाता था, इररिस्पेक्टिव कि किसमें कितनी स्किल्स लग रही है। और साथ में इसमें अज्यूम किया जाता था कि जो एम्प्लॉयज है वो कंटिन्यू करते रहेंगे काम करना। देयर वुड बी द कंटिन्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयज इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चेंज इंप्लीमेंट भी करे, बट एम्प्लॉयज क्या है, कंटिन्यूस वहां पे वर्क करते रहेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है रिलेटेड टू क्लासिकल स्कूल। ये देखिए, सब क्वेश्चंस का लगभग मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो आप PDF में रीड कर सकते हो। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Which of the following statement is false regarding Maslow's hierarchy of needs? Option A, human beings only unsatisfied needs influence their behavior. Option B, since needs are many, they are arranged in the order of importance from basic to complex. Option C, the person advances to next level of needs only after lower level need is fully satisfied. Option D, the further he progress up the hierarchy, the more individuality, humanness and psychological health a person will exhibit. सो अब्राहम मैस्लो की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, विच इज द हायरार्की ऑफ नीड्स। एक कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग दिया हुआ है, फॉल्स स्टेटमेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो पर्सन एडवांसेस टू नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड इज नॉट फुली सेटिस्फाइड, बट इट विल बी एटलीस्ट मिनिमली सेटिस्फाइड। उसके हिसाब से जब उसको लगेगा कि ठीक है, इतनी हमारी मिनिमम सेटिस्फेक्शन हो गया है, ये नीड इतनी फुलफिल हो गई है, तब वो हायर लेवल पे बढ़ता है। सो अब्राहम मैस्लो ने 5 लेवल ऑफ नीड्स की बात करी है, जहां नीड्स को उन्होंने एक पिरामिड में अरेंज किया है, जिसमें लोअर लेवल पे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, देन फिर आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स जिसको कहते हैं, फिर सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड्स है, देन आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो आप देख सकते हो नीड्स को क्या है, एक पिरामिड में अरेंज किया गया है फ्रॉम द बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। लोअर लेवल से हाई लेवल की तरफ ह्यूमन बींग्स मूव करते हैं। तो सबसे पहले वो जो वर्क करेंगे वो किस तरफ करेंगे, उनका जो बिहेवियर होगा दैट वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अटेनिंग देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल एकदम बेसिक नीड्स होती है, फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो जब फिजियोलॉजिकल नीड मिनिमली सेटिस्फाई हो जाएगी, तब ह्यूमन बींग्स ऊपर बढ़ेंगे लैडर में टू अचीव द सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, जिसमें आपका
जॉब सिक्योरिटी आता है, हेल्थ एंड वेलनेस आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है। तो जब सेफ्टी नीड फुलफिल हो जाती है उनके हिसाब से, अब मिनिमली सेटिस्फैक्शन का डेफिनेशन हर ह्यूमन बींग्स के लिए अलग अलग हो सकता है। फिर जब सेफ्टी नीड फुलफिल होती है, दे मूव अप इन द लैडर टू अटेन देयर सोशल नीड्स विच इज अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, देन टुवर्ड सेल्फ एस्टीम जिसमें रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट ये सब आता है। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड विच इज रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल। तो जो नीड्स हमारी अनसेटिस्फाइड होगी उसी की तरफ हमारा बिहेवियर डायरेक्टेड होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओनली अनसेटिस्फाइड नीड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, नीड्स आर अरेंज फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स, जैसे आप देख सकते हैं। एंड पर्सन विल मूव अप ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड इज एटलीस्ट मिनिमली सेटिस्फाइड। और जितना ज्यादा वो ऊपर लैडर में बढ़ता जाता है उतना ही ज्यादा ही एग्जिबिट मोर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मोर इंडिविजुअलिटी, मोर गुड साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड ह्यूमननेस। नेक्स्ट है, व्हाट आर द assumptions ऑफ थ्योरी वाई एज propounded बाय द ड्यूग्लास मैग्रिगोर। तो जितनी भी आपकी मोटिवेशनल थ्योरीज है सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। आपके अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बात करेंगे, हर एक थ्योरी से क्वेश्चन आया है, तो 8-10 मार्क्स का तो आपका पेपर इन सिर्फ थ्योरीज से आ जाता है। तो सारी थ्योरीज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, पीपल अवॉइड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेफर टू बी लेड और डायरेक्टेड बाय सम अदर। Second is people can be self-directed at work if they are motivated properly. Third, people have capacity to exercise imagination and creativity. Fourth, people by nature resist the changes of any type. So कौन से statements इसमें correct है? Option A is 1 and 2, option B 2 and 3, option C 2 and 4 and option D 2, 3 and 4. सो ड्यूग्लास मैग्रिगोर ने दो चीजें बताई हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। दो थ्योरी इन्होंने बताई हैं, जहां थ्योरी एक्स को एकदम नेगेटिव लाइट में रखा गया है रिलेटेड टू ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और थ्योरी वाई को पॉजिटिव लाइट में रखा गया है। तो यहाँ पर जो बात करी गई है दैट इज एक्सरसाइजिंग अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल, और थ्योरी वाई में बात करी गई है टू एक्सरसाइज मोर ऑफ पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सो थ्योरी वाई का हमें बताना है जहां पे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स रखे हैं। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो आप पढ़ सकते हो कि नेगेटिव सेंस में है, कि ये कह रहा है पीपल अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वांट टू बी लेड और डायरेक्टेड बाय समवन। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। दे कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड वर्क इफ दे आर मोटिवेटेड, ये करेक्ट है। ये पॉजिटिव लाइट में आप इससे भी देख सकते हो कि वो खुद से अपने ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंट्रोल अपने आप को, सुपरविजन खुद से ही कर सकते हैं, उनको आउटसाइड सुपरविजन या मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती है। दे कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। दे रेसिस्ट द चेंजेस, ये गलत है। दे डू नॉट रेसिस्ट द चेंजेस ऑफ एनी टाइप, वो थ्योरी एक्स कहती है। ओके, सो ये कहती है कि जो पीपल होते हैं दे बाय द नेचर, दे नॉट बाय द नेचर पैसिव टू द और रेसिस्टेंट टू द चेंजेस। ओके, वो एक्सपीरियंस के साथ ऐसे बन जाते हैं, अगर उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी नीड्स को नहीं समझती तो वो करते हैं, अदरवाइज इनहेरेंट बाय नेचर दे आर नॉट रेसिस्टेंट टू द चेंजेस। तो आपके कौन से करेक्ट एग्जाम्पशन हो गए? 2 and 3। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ओके, ये सारे assumptions है जो मैंने यहाँ पे सारे नोट डाउन कर दिए आप लोगों के लिए, आप पढ़ सकते हो। तो बस कुछ है नहीं, थ्योरी एक्स में सारे नेगेटिव वाले हैं, थ्योरी वाई में सारे पॉजिटिव वाले हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हाइजीन फैक्टर्स एज पर द 2-factor थ्योरी। ऑप्शन ए द वर्क इटसेल्फ, ऑप्शन बी अचीवमेंट, ऑप्शन सी कंपनी पॉलिसीज, ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 2-factor थ्योरी को मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, जिनको कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग की थ्योरी है, ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग की थ्योरी है। सो इन्होंने दो फैक्टर्स की बात करी है। पहला है मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स वो होते हैं अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होंगे तो इट विल रिजल्ट इनटू पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। अगर मोटिवेशनल प्रेजेंट है फैक्टर्स तो उससे एम्प्लॉयज क्या होंगे? पॉजिटिवली सेटिस्फाइड होंगे। वहीं अगर हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट है तो इम्प्लॉयज क्या होंगे? उसकी टुवर्ड्स न्यूट्रल होंगे, क्योंकि इससे कुछ उनको पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि हाइजीन फैक्टर्स तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होने ही चाहिए, इसलिए वो प्रेजेंट है, सो दे विल बी न्यूट्रल टू इट। बट अगर हाइजीन फैक्टर्स एब्सेंट होंगे इट विल रिजल्ट इन डिससेटिस्फैक्शन।
सो ये थ्योरी ये कहती है। तो अब कुछ फैक्टर्स है जो मोटिवेशनल फैक्टर्स है, जो अगर प्रेजेंट होंगे तो उससे पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। और कुछ हाइजीन फैक्टर्स हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं एम्प्लॉयज इफ दे आर प्रेजेंट बट दे बिकम डिससैटिस्फाइड इफ दे आर एब्सेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हाइजीन फैक्टर्स। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंपनी पॉलिसीज। सो देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है आपके लिए, हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, कंपनी पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, सुपरविजन। तो ये सारी चीजें कि मतलब हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट हो, प्रॉपर अच्छे इंटर रिलेशनशिप्स हो विद द मैनेजर, विद द को वर्कर, आपको सैलरी सही से टाइम पे आती रहे, आपको जॉब सिक्योरिटी हो। तो ये सब चीजें क्या एम्प्लॉयज मान के चलता है कि प्रेजेंट होनी ही चाहिए। तो इफ दे आर प्रेजेंट एम्प्लॉयज वुड बी न्यूट्रल टू इट, बट अगर इनमें से कोई भी चीज एब्सेंट होती है इट विल रिजल्ट इन डिससैटिस्फैक्शन। वही मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं विच रिजल्ट्स इन पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, इट इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनको लगता है कि हाँ भाई वो बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क, द वर्क इटसेल्फ, और द ग्रोथ, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, ये सारे ही आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash School of Management stated that there cannot be a unique way of managing an organization and which can be labeled as the best way to manage or lead a business. Options are System School of Management, Neoclassical School of Management, Contingency School of Management और Quantitative School of Management. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंटीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। कंटीजेंसी ने कोई भी एक प्रॉपर एक स्पेसिफाई नहीं करी है कि कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है जैसे सर्कमस्टेंसेस होने होंगे, जैसे सिचुएशन होगी, उस हिसाब से मैनेजमेंट को अपना मैनेजमेंट स्टाइल अडॉप्ट करनी रहती है। सो देयर इज नो बेस्ट वन बेस्ट वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन है ए, consistency of purpose should be created for improving the services and products. Option B, organization should be depending on inspection for achieving the quality. Option C, practice of considering the price as the criteria for awarding business contracts should be abolished. Option D, the workforce should be not be given any targets, slogan or exhorted to achieve the production level without devising new methods. सो देयर आर 14 प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है तो वो क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को इनहांस कर सकती है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव कर सकती है। तो इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो इसमें ये माना गया है अगर हम लोग कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन करना, कंटिन्यूअस सुपरविजन करने से क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। वहीं हमें क्या है कि इसको एज अ रेगुलर मोड कर देना है कि भाई क्वालिटी की तरफ ही देयर शुड बी द कंसिस्टेंसी। ओके, तो फिर क्वालिटी इंप्रूव होगी। रेगुलर सुपरविजन और मॉनिटरिंग की तरफ जरूरी नहीं है कि उससे क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो दिस इज नॉट वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स। वहीं TQM के 4 एलिमेंट्स भी है जिसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है। इसके 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इट इंक्लूड्स एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि एम्प्लॉय जब हर एक स्टेज पे इन्वॉल्व होते हैं तो उससे क्या है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, तुरंत क्वालिटी इश्यूज क्या है पता चल जाते हैं, दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग दोस क्वालिटी इश्यूज। कस्टमर को फोकस में रखकर काम जब किया जाता है तो कस्टमर फोकस। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है जिससे हर तरफ, हर आउटलेट में आपके सेम टाइप्स के प्रोडक्ट्स बने, क्वालिटी मेंटेन हो सके। एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग at all the stages. So these are the 4 elements of TQM: employee involvement, customer focus, standardization and continuous monitoring. Next, which of the statement is incorrectly matched regarding principles of learning organization? Option A, personal mastery involves developing the capacity to achieve personal goals by creating environment conducive to the growth of employees' personal vision. Option B, shared vision, business leaders work together with the employees to achieve joint vision.
Mental models assist in developing the understanding about the impact of assumption and generalization deeply ingrained in our mind and on our interaction with the people and decision taken by us. Option D, team learning. The idea of team learning envisages that everything is interrelated and interconnected. So there are 5 principles of learning organization. Learning organization पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट था. सो इसके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए. कौन सा इनकरेक्ट मैच है? ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट मैच. टीम लर्निंग नहीं होगा, ये क्या होगा? ये होगा सिस्टम लर्निंग. सिस्टम लर्निंग क्या कहता है कि हर एक चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है. कोई भी चीज आप साइलोज में वर्क नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकती. अब ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में वर्क करता है, उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा. So everything is interrelated and interconnected to each other. That is a part of system learning. Team learning ये कहती है कि it is important to consider the point of views of other person also. Okay. And create a collaborative working environment. तभी क्या है आपका learning improve होगा. बाकी आपको ये सारे पॉइंट्स भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा. पर्सनल मास्टरी क्या कहता है कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि इंडिविजुअल गोल्स अचीव हो सके. शेयर्ड विजन में सबको मिलकर काम करना चाहिए कि भाई शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स है, जॉइंट विजन अचीव हो सके. मेंटल मॉडल हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हमारे कुछ प्री कंसेप्शंस होते हैं, अजम्पशंस होते हैं. ओके, तो उसके हिसाब से कई बार हम लोग डिसीजन लेते हैं. तो हमें जरूरी है कि हम सिर्फ लोगों को सुने नहीं, बल्कि वो क्या बताना चाह रहे हैं उसको डीपली जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तब क्या है आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी. और बाकी सिस्टम लर्निंग और टीम लर्निंग ये बाकी प्रिंसिपल्स है. तो इस तरीके से आपके दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है विच बिजनेस मॉडल अलाउज अ फर्म टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल सेलर्स विद द मल्टीपल बायर्स. ऑप्शंस आर एडवर्टीजमेंट मॉडल, ऑप्शन बी स्विच बोर्ड मॉडल, ऑप्शन सी ब्लॉकबस्टर मॉडल, ऑप्शन डी प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल. सो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्विच बोर्ड मॉडल. अब स्विच बोर्ड मॉडल जैसे कि आपका हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब आपके क्या होते हैं? स्विच बोर्ड मॉडल होते हैं. अब इनके खुद के अपने दे डू नॉट ओन एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. यहाँ पर क्या होता है? बायर्स आते हैं, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट साइट विजिट करी, वहां पे सेलर्स है जो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया हुआ है और उनसे क्या ये फीस चार्ज करते हैं. ओके, प्लेटफॉर्म फीस, तो उससे ये अर्न करते हैं. तो इसको कहते हैं स्विच बोर्ड मॉडल. जहाँ फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दे आर नॉट ओनिंग एनी प्रोडक्ट्स बट दे आर चार्जिंग द सेलर्स okay for using the platform fees. They are charging the buyers even for using the platform. ओके, तो उसको कहते हैं स्विच बोर्ड मॉडल. एडवर्टीजमेंट मॉडल जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया. अब यूट्यूब पे आप फ्री पे हमारे वीडियोस देख रहे हो दिव्य करियर के, आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ रहा है. तो अब यूट्यूब किससे कमा रहा है? अगर हम अपनी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट रन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक हमारे वीडियोस पहुंच सके. ओके, तो यूट्यूब इज अर्निंग थ्रू द एडवर्टीजमेंट्स. ओके, सो दैट इज एन एडवर्टीजमेंट मॉडल. ब्लॉकबस्टर मॉडल जैसे कि कोई भी मूवी है, सिनेमा है, ठीक है, तो उनके कुछ स्टार अपील है, कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोई बड़ी कंपनी उनका 1-2 प्रोडक्ट इतना ज्यादा चल जाता है, जैसे डोलो चल गई मेडिसिन, तो उसी से ही सारा प्रॉफिट ये निकाल लेते हैं. प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल ऐसा है कि जो इनका जो भी कंसेप्ट है या प्रोडक्ट है उसको बेचकर अलोन तो पैसा नहीं आएगा, बट उस कंसेप्ट को वो इंटीग्रेट करते हैं एंड फॉर्म अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. जैसे कि अगर वॉल्ट डिज्नी की बात करें, उन्होंने कार्टून कैरेक्टर्स बनाए, मान लीजिए मिक्की माउस है, ओके, डोनाल्ड डक है, तो उससे तो कुछ पैसा नहीं आएगा मिक्की माउस से, बट वही मिक्की माउस को यूज किया और उससे मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स में उस कैरेक्टर को इंटीग्रेट किया टी शर्ट्स पे, कैप्स पे, तो वो अब लोग खरीद रहे हैं. सो दिस इज अर्निंग थ्रू द सिनर्जिस्टिक मेथड. सो दैट इज अ प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल. ओके सर, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ऑप्शन ए इन्वायरमेंट स्कैनिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ऑप्शन सी स्ट्रेटजी डिस्कशन, ऑप्शन डी स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. सो राइट आंसर है स्ट्रेटजी डिस्कशन. स्ट्रेटेजिक डिस्कशन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एक होता है एनवायरमेंट स्कैनिंग, जहाँ पे आप क्या है पूरा एनवायरमेंट स्कैन करते हो. SWOT एनालिसिस इसका पार्ट होता है, जहाँ पे स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ओके, क्या इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसको मॉनिटर करना. सो दैट्स अ एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. यू फॉर्म द स्ट्रेटजी, देन
on the basis of information you gather through this analysis. Then you further implement the strategy. So strategy implementation is another element. And then you further obtain a feedback from the performance, take the corrective actions. So this is a large part, evaluation and control. तो 4 एलिमेंट्स होगा, एनवायरमेंट स्कैनिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन. नेक्स्ट है अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एमबीओ प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर. First is establish the goals and desired outcome for each subordinate in a conference between management and concerned subordinate. Second है assess the performance achieved against the goal set for the employees through frequent performance review meeting. Third is set the performance standards. Fourth, establish new goals and strategies for the upcoming year. Fifth is identify the reasons for the shortfall and give the feedback for improvement. Option A 1, 3, 2, 5, 4. Option B 3, 1, 2, 5, 4. Option C 3, 2, 1, 4, 5. Option D 1, 2, 3, 4, 5. सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इस पे हर साल क्वेश्चन आता है. किसने टर्म कॉइन किया? 2 बार तो यही पूछ चुके हैं. पीटर एफ ड्रकर ने किया है और इसके पहली बार जिक्र उन्होंने अपनी बुक में किया था प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में. सो एमबीओ प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉइज के साथ मिलकर क्या है उसके टारगेट्स, उसके गोल्स को सेट करता है. अब क्योंकि एम्प्लॉइज भी इसमें साथ में मिला होता है कि हाँ ठीक है ये टारगेट सही है मैं अचीव कर लूंगा, तो उससे वो खुद ही मोटिवेट होता है कि उन गोल्स को अचीव करे. फिर जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट की उसके अगेंस्ट उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है. डिविएशंस है तो उसको फाइंड आउट किया जाता है क्या रीजंस है कि टारगेट नहीं फुलफिल हो पाए, और करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से प्लानिंग की जाती है. तो ये सारे स्टेप्स होते हैं इसमें. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि गोल्स है उसको सेट किया जाता है, क्या डिजायर्ड आउटकम्स है, क्या टारगेट है जो अचीव करना चाहते हैं, और दोनों मिलके करते हैं मैनेजमेंट अलोंग विद द सुबॉर्डिनेट. उसके बाद जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको सेट किया जाता है कि ये बेंचमार्क है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं. ओके. फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको एसेस किया जाता है कि वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ जो टारगेट सेट किए थे वो. फिर अगर नहीं हुआ है तो क्या रीजंस है जिसकी वजह से डिविएशंस आए हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं, और फिर नए साल के लिए न्यू गोल सेट किए जाते हैं. सो राइट आंसर है ऑप्शन ए विच इज 1, 3, 2, 5, 4. ये सारे स्टेजेस है इन एमबीओ प्रोसेस. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेस्टल एनालिसिस. ऑप्शन ए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंड एक्सटर्नल. ऑप्शन बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. ऑप्शन सी पॉलिटिकल, एर्गोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. ऑप्शन डी पॉलिटिकल, एक्सटर्नल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. सो राइट आंसर है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. एक बार इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है कि सेकंड ई इन द पेस्टल स्टैंड्स फॉर. तो याद रखना है पहला जो फर्स्ट ई है वो है इकोनॉमिक और सेकंड ई है एनवायरमेंटल. ये सोशल भी लिख सकते हैं इसको और इसको आप सोशियो कल्चरल भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है. सो पेस्टल एनालिसिस एक तरीके से आपका एक्सटर्नल एनालिसिस होता है, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए तो उसका ऑफकोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा. कुछ न्यू रेगुलेशन आ गए तो इकोनॉमी का इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन क्या, इंटरेस्ट रेट क्या है. सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक पैटर्न, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. न्यू टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, उसके साथ से आपको अपडेट करना पड़ता है. लीगल ऑफ कोर्स आपको देखना ही होता है, आप इलीगल कोई वर्क नहीं कर सकते, वो नॉर्म्स आपको फॉलो करने हैं. और लास्ट में एनवायरमेंटल एनालिसिस, ओके कितना आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल है. सो ये पूरा आपको एनालिसिस करना होता है. ओके दिस इज एन फॉर्म, दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल एनालिसिस. ओके इसका फुल फॉर्म पे कई बार क्वेश्चन आया है, ये याद रखिए. नेक्स्ट है DASH is a tool for conducting assessments that give organization ability to analyze and identify internal weaknesses as well as performance deficiencies and help to compare the current position of organization to the projected positions. So ये internal analysis का पार्ट है जहाँ पे आप क्या करते हो, ये आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी आज क्या पोजीशन है, करंट आप कहाँ स्टैंड करते हो और आप एक्चुअल में कहाँ जाना चाहते हो. सो इस एनालिसिस को कहते हैं गैप एनालिसिस, वेयर यू आर इवैल्यूएटिंग एक्चुअली अ गैप बिटवीन योर करंट पोजीशन एंड योर प्रोजेक्टेड टारगेटेड पोजीशन.
तो आप देखते हो ये गैप कितना है जो आपको फुलफिल करना है, क्या क्या वीकनेसेस है वो आप आइडेंटिफाई करते हो और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट इज, in a decision making process, it is important to consider with an open mind the viewpoints of all the people involved before taking a final decision. This refers to which principle of decision making? Options है principle of definition, principle of identity, principle of evidence और the principle of, इसको कुछ और लिख लीजिए अलग नाम। ओके, सो जहां पर आप सबके व्यू पॉइंट्स को कंसीडर करते हो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। सो ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के। तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन कहता है अगर हमारी सारी प्रॉब्लम्स करेक्टली आइडेंटिफाइड है, क्या क्या इश्यूज हैं आपको प्रॉपरली डिफाइंड है, ओके, तो आप क्या है राइट डिसीजन ले पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता क्या इशू है तो आप उसको सही कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, तो फिर डिसीजन सही नहीं हो पाएगा। So when your issues are correctly identified, all the issues are properly defined, then it results in better decision. Principle of identity ये कहता है जितने भी लोग involved हैं in taking the decision, तो वहां पे सभी लोगों के व्यू पॉइंट्स को हमें ओपन माइंड से समझना चाहिए। हर एक की अपनी आइडेंटिटी है, हर एक जन अपना आइडिया पुट फोर्थ करेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच वट्स आइडियाज और पॉइंट ऑफ व्यूज विद एन ओपन माइंड। तो ये प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी है जो क्वेश्चन में था। और प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस कहता है अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं विच इज बैक्ड बाय सर्टेन एविडेंस और फैक्ट्स, अगर हमारे पास कुछ उससे रिलेटेड एविडेंस है, पहले हो चुका है ऐसी कोई चीज, ओके, तो फिर हमारे करेक्ट डिसीजन होने के आपको और चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डेफिनेशन, आइडेंटिटी एंड एविडेंस, दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर अंडर अ मैनेजर सुपरविजन इज रेफर्ड टू एज देयर। अब ये सारे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है जिसके ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ऑप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्पेशलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्केलर प्रिंसिपल। सो राइट आंसर है स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसको आप स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो अगर एक सुपरवाइजर के अंदर रिपोर्ट करने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? वाइड है। अगर एक के नीचे थोड़े ही लोग हैं जो उसको डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, अकाउंटेबल है अपने काम के लिए, तो वो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया। सो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादातर आपको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही कम है, तो एक के नीचे ही कई सारे वर्कर्स होंगे, ओके। तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और नैरो है मतलब एक के नीचे कुछ लोग हैं, फिर उनके नीचे कुछ है, फिर उनके नीचे कुछ, तो इस तरीके से वो बनता जाएगा। सो इट रिजल्ट्स इन टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ये ज्यादातर आपका बिग ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होगा, क्योंकि एम्प्लॉय चाहता है तो एक के नीचे कुछ ही लोग आपने रखे हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अंदर में कितने लोग हैं जो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि यूनिट एक वर्कर का सिर्फ एक ही सुपरवाइजर या मैनेजर होना चाहिए जिसको वो रिपोर्ट करे। अगर एक से ज्यादा होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, किसकी बात को पहले माने, किसके ऑर्डर को पहले करे, ओके। सो यूनिटी ऑफ कमांड जैसे वर्ड में ही है कि यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ एक ही मैनेजर या सुपरवाइजर होना चाहिए, एक ही रिपोर्टिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। वर्क स्पेशलाइजेशन जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि वर्कर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिले होने चाहिए कि उनका क्या काम है, और स्पेशलाइज्ड होने चाहिए इन डूइंग वन स्पेसिफिक टास्क। तो बड़े बड़े जॉब को बड़े उसको क्या है ब्रेक कर दिया जाता है इनटू स्मॉल स्मॉल जॉब, और फिर वो एलोकेट करे जाते हैं वर्कर्स को। तो उससे क्या है स्पेशलाइज्ड काम करने से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। और स्केलर प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड है ऑन द चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, देयर इज अ स्केलर प्रिंसिपल, स्केलर चेन ऑफ कमांड विच इज फ्रॉम द सुप्रीम अथॉरिटी एट द टॉप टू द बॉटम, ओके। कि ये चेयरपर्सन है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सीजीएम है, तो ये होता है आपका स्केलर प्रिंसिपल विच कनेक्ट्स द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग देयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन से डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, ऑप्शन बी प्रायोरिटाइजेस कैमराडेयर ओवर अबव द प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी डिसरिगार्ड टू एम्प्लॉय सोशल रिक्वायरमेंट्स,
ऑप्शन डी अनऑर्गेनाइज्ड टास्क। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सो देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ज्यादा एम्फोसिस वर्क पे दिया जाता है और जो इम्प्लॉइज के कंटेंटमेंट पे, उसकी सोशल रिक्वायरमेंट्स, उतना ज्यादा उस पे फोकस नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पे प्रॉपरली वर्क डिफाइंड होता है हर डिपार्टमेंट का, हर वर्कर का, किसको क्या काम करना है। सो इट हेल्प्स इन अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। तो डुप्लीकेशन नहीं होता है, बल्कि फिर ये प्रोडक्टिविटी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, एफिशिएंसी को, रेदर देन कैमराडेयर, मतलब जो फ्रेंडली रिलेशंस है, ओके, उससे ज्यादा वो फॉर्मल प्रोडक्टिविटी को ज्यादा करता है प्रायोरिटाइज। टास्क भी सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं यहाँ पे, ओके, पुटिंग वेरी ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वर्क। नेक्स्ट है dash organization culture is characterized by the emphasis on control. The atmosphere at work is formal. There are stringent protocols established by institution to provide direction. ऑप्शन ए क्लैन कल्चर, ऑप्शन बी एडोक्रेसी कल्चर, ऑप्शन सी कल्चर ऑफ मार्केट, ऑप्शन डी हायरार्की कल्चर। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी हायरार्की कल्चर। सो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स होते हैं, ये 4 ही टाइप के हैं मेन। क्लैन कल्चर क्या होता है? क्लैन कल्चर वो होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ फैमिली देखा जाता है और इम्प्लॉइज को एज अ फैमिली मेंबर्स, ओके। तो यहाँ पर आपका कमिटमेंट्स, ट्रेडिशंस, उस टाइप से वर्क होता है। लीडर क्या करता है? मेंटोर के जैसे होता है। एडोक्रेसी कल्चर होता है जो आपका एंटरप्रेन्योरल टाइप का कल्चर होता है, ओके, जैसे जो स्टार्टअप्स वगैरह में देखने को मिलता है। यहाँ पे इनोवेटिवनेस, कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग, उस पे फोकस होता है। कल्चर ऑफ मार्केट जो होता है ये पूरा कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, जहाँ पे सारा फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, उस पे सारा फोकस होता है। हायरार्की कल्चर होता है, इट इज बेस्ड ऑन हायरार्की एंड कंट्रोल। जो भी स्ट्रिंजेंट रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, उसी के हिसाब से काम होना चाहिए, अब वो कभी डाइवर्ज नहीं होने चाहिए, ओके। तो वो होता है हायरार्की कल्चर, ओके। तो ये 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी फेसेस इन द लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। ऑप्शंस आर अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज, नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये 3 स्टेजेस होते हैं, ये आपको याद रखने। कर्ट लेविन का चेंज मॉडल है मैनेजमेंट मॉडल, जिसमें पहला स्टेज होता है अनफ्रीज। अनफ्रीज में क्या होता है? सबसे पहले एम्प्लॉयज को ये बताना होता है व्हाई द चेंज इज इम्पोर्टेंट, क्यों हम लोग चेंज कर रहे हैं, ओके, उससे क्या उनको बेनिफिट मिलेगा, तो जिससे वो अपने आप को रेडी कर सके चेंज के लिए, उनको समझ में आए कि हाँ इसलिए ये चेंज कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होंगे? ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को यूज करते रहेंगे, ऑब्सोलीट वे में वर्क करते रहेंगे, तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो व्हाई द चेंज इज इम्पोर्टेंट, इसका कम्युनिकेशन किया जाता है, तो अनफ्रीज होता है पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज होता है चेंज, जहां पे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ओके। अब इस स्टेज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत होती है जो ये देख से कि प्रॉपर तरीके से चेंज एग्जीक्यूट हो, और फिर फाइनली वो चेंज को लोग इम्ब्रेस करने लगते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रीवियस स्टेट पे रिटर्न करने लगती है। सो दिस इज अगेन रिटर्निंग टू प्रीवियस स्टेज, क्योंकि वो चेंज अब क्या है? इम्बाइब हो गया ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ADKR model is a goal-oriented tool or model that enables various change management teams to concentrate on the activities directly related to goals it want to achieve. What does D in ADKR stand for? Options are demand, desire, dependable, derivative. So ADKR again एक goal-oriented change management model है। इसमें D stands for desire। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ए स्टैंड फॉर अवेयरनेस। सबसे पहले क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट फॉर चेंज, प्री रेक्विजिट फॉर चेंज, क्यों हमें चेंज करना है, पहला होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। देन डिजायर क्रिएट होनी चाहिए टू कंट्रीब्यूट टू दैट प्रोसेस ऑफ चेंज, टू बी द पार्ट ऑफ चेंज,
देन नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सेकेंड ये है एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो चेंज को इंटीग्रेट कर सके ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, डेली बेसिस में। और लास्ट में रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, जिससे वो चेंज एक रेगुलर हैबिट बन जाए। ओके, सो वो रीइंफोर्स हो जाए इन द रेगुलर हैपनिंग्स। सो ADKAR ये आपको याद रखना है, अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग SCCI मॉडल। ऑप्शन ए सोशलाइजेशन, tacit to tacit, here knowledge is shared through observation, imitation, direct interaction, allowing individual to acquire tacit knowledge from one another. Option B externalization, which is tacit to explicit, where the tacit knowledge is made explicit through conceptualizing, creating manual. Option C combination, where knowledge is explicit to explicit, where explicit knowledge is codified and combined with synthesizing information from various sources like database or manual. Option D all of the above. सो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली SCCI जो सेसी मॉडल है ये बताता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज क्रिएट होती है और वो ट्रांसफर होती है। तो इसमें 4 मोड्स होते हैं नॉलेज को क्रिएट करने के, ट्रांसफर करने के। पहला S स्टैंड्स फॉर सोशलाइजेशन, जहां पे इंटरनलाइज टू इंटरनलाइज नॉलेज है। ओके, टेसिड टू टेसिड, हमारे खुद के पास इंटरनल नॉलेज है, वही हमने शेयर करी, दूसरों के से ऑब्जर्व करी वो कैसे काम कर रहा है और हमें समझ में आ गया ऐसे काम करना है, तो वो हो गई टेसिड टू टेसिड, इंटरनल नॉलेज, इंटरनल नॉलेज। फिर होती है एक्सटर्नलाइजेशन, जहां पे आप खुद से लर्निंग गेन करते हो बाय रीडिंग बुक्स, मैनुअल्स। ओके, और या फिर जो आपकी खुद की नॉलेज है उसको आप शेयर करते हो थ्रू बुक्स, मैनुअल्स, उसमें आप मेंशन करते हो जो आपकी नॉलेज है, तो जिससे बाकी लोग भी गेन कर सके उस बुक्स को, उस मैनुअल को पढ़ के। सो हियर यू आर एक्सटर्नलाइजिंग योर इंटरनल नॉलेज, सो इट इज टेसिड टू एक्सप्लिसिट। फिर होता है कॉम्बिनेशन, जहां पे जो बाहर ऑलरेडी नॉलेज है अवेलेबल उसी को आप वापस से यूज कर रहे हो और दूसरी बुक बना दे रहे हो। ओके, उससे और अपना डेटाबेस, मैनुअल बना रहे हो। सो एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट। और लास्ट होता है I स्टैंड्स फॉर इंटरनलाइजेशन, वेयर अगेन एक्सप्लिसिट नॉलेज इज internalizing it, your explicit knowledge, so explicit to tacit। कि जो बाहर नॉलेज है वो आपने गेन करी with the experience, with practice, so you are internalizing that knowledge which is already present in the external environment, so you are internalizing it through your practice and experience। so ये SCCI है, socialization which is tacit to tacit, याद रखिए, externalization tacit to explicit, combination explicit to explicit, and internalization is explicit to tacit। Next, under which method of performance appraisal it is assumed that performance is conformed to normal distribution? Options are trait analysis, force choice method, force distribution method, critical incident method। So right answer है force distribution method। So जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व ऐसे ग्राफ बनता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इवेल्युएटर होता है वो क्या करता है, रेटर सभी लोगों को ज्यादातर यहाँ पर डाल देता है, 80% लोगों को एवरेज परफॉर्मर रेट कर देता है और कुछ ही लोगों को एक्सट्रीम एंड पे रेट करता है कि भाई जो 10% है वो बहुत ही पुअर परफॉर्मर है और कुछ जो 10% है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बहुत ही हाई परफॉर्मर है, और मेजर लोगों को एज एन एवरेज परफॉर्मर रेट करता है। तो इस मेथड को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, फोर्स चॉइस मेथड क्या होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं और वो उनको सेलेक्ट करने रहते हैं कौन सा स्टेटमेंट इस एम्प्लॉय को करेक्टली डिफाइन करता है। अब इसमें क्या होता है, पर्सनल बायसेस हट जाते हैं क्योंकि उन्हीं स्टेटमेंट्स में ही चूज करना है, बट डिसएडवांटेज ये होता है कि कई बार स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो खुद ही रॉन्गली फ्रेम्ड होते हैं। ट्रेड एनालिसिस में ट्रेड्स मेंशन होते हैं, यस या नो के में अगेन आंसर करना होता है वो पर्टिकुलर ट्रेड उस एम्प्लॉय में है कि नहीं है। क्रिटिकल इंसिडेंट में खुद से ऑब्जर्व करते हैं कि उसका कैसा बिहेवियर काम पे रहा। ओके, तो क्रिटिकल बिहेवियर जो जरूरी है शो करने फॉर दैट वर्क और जॉब, उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बेसिस पे रेट किया जाता है। नेक्स्ट है
Dash style of leadership is also known as laissez-faire leadership style. Options are participative, transactional, delegative, authoritarian. So right answer है डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल. डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल वो होती है जहां पर टीम मेंबर्स को ये डेलीगेट कर देते हैं कि आप अपने वर्क रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं. बट ये लीडरशिप स्टाइल वहीं पर काम आएगी जहां पे जो टीम मेंबर्स है वो नॉलेजेबल हो, तभी वो राइट डिसीजन ले पाएंगे अपने वर्क रिलेटेड भी. वो रेडी हो टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में दे लाइक द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन देयर ओन. तभी ये स्टाइल क्या है, डेलीगेटिव की काम आएगी. इसी को हम लोग लेजे फेरी लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं. इससे क्रिएटिविटी, इनोवेशन बूस्ट होता है, मोटिवेशन लेवल हाई होता है. बट अब डिसएडवांटेज ये, अगर मेंबर्स नॉलेजेबल नहीं है तो रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं. ओके, काफी टाइम टेकिंग हो सकता है. ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल में आपका रिवॉर्ड पनिशमेंट बेसिस होता है. इसको कैरेटिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं. यहाँ पर जो आपके पहले से रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से वर्क करना रहता है. अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया, टारगेट अचीव करे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, नहीं करे तो आपको पनिशमेंट दी जाती है. इसलिए इसको ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल कहते हैं. पार्टिसिपेटिव आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है जहां पे जो एम्प्लॉयज हैं बाकी वो भी पार्टिसिपेट करते हैं टेकिंग द डिसीजंस अलोंग विद द मैनेजमेंट. अथॉरिटेरियन आपकी सेंट्रलाइज टाइप की होती है जहां पर जो मेन अथॉरिटी पे होता है वो सारे ऑर्डर्स लेता है और उसको पास ऑन कर देता है टू द लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज और उनको सिर्फ अपने ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं. Next, as per the Vroom's expectancy theory, degree to which individuals believe they are able to achieve the positive result as a direct result of the effort they put into something is called dash. Option है instrumentality, expectancy, valence और desire. So इसका right answer है expectancy. Vroom expectancy theory कहती है motivation is a product of three factors which is E into I into V. जहाँ पे E स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेंसी. एक्सपेक्टेंसी ये कहती है कि अगर पर्सन को लगता है कि अगर हम एफर्ट्स डालेंगे और उससे हम डिजायर्ड परफॉर्मेंस अटेन कर पाएंगे, मतलब हम एफर्ट करके अगर हम टारगेट अचीव कर पाएंगे तो फिर उसका मोटिवेशन लेवल हाई होगा. ओके. सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, कि जहां उसको लगता है अगर उसका ये डिजायर्ड परफॉर्मेंस अटेन हुआ, उसके टारगेट अचीव हुए, तो उसको रिवॉर्ड उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, तो अगेन उसका मोटिवेशन लेवल हाई होगा. और तीसरा है वैलेंस, कि मतलब जो उसको रिवॉर्ड मिल रहे हैं वो वैल्यूएबल रिवॉर्ड है, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा मिल गया, कुछ नहीं, वैल्यूएबल है, अच्छा खासा बोनस मिला उससे, तो वैलेंस है मतलब वैल्यूएबल रिवॉर्ड है, तो उसका मोटिवेशन लेवल हाई होगा. तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिससे मोटिवेशन डिपेंड करता है. तो अगर ये तीनों हाई होंगे तो मोटिवेशन वुड बी हाई, कि अगर हम एफर्ट डालेंगे, मेहनत करके अगर हम टारगेट अटेन कर लेंगे, टारगेट अटेन करा तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा और वैल्यूएबल रिवॉर्ड मिलेगा. ये तीनों फैक्टर्स अगर है तो हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होगा. तो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको ये विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आई होप क्लियर कर दी. ओके, सो माय एफर्ट्स ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट अटेन करेंगे बाय पुटिंग एफर्ट. तो ये क्या है, एफर्ट्स और परफॉर्मेंस किस पे बेस्ड है, एक्सपेक्टेंसी. परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटेलिटी, रिवॉर्ड्स वैल्यूएबल, वैलेंस. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एक्सपेक्टेंसी हो गया. Next, McClelland has recognized three fundamentally important bonds that motivate the people in his needs theory of motivation, which is not one of them. Option A, need for power. Option B, need for affiliation. Option C, need for security. Option D, need for achievement. सो डेविड मैक्लेलैंड की नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है जहां पर बताए ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट लेवल पे तीन तरीके की नीड्स हो सकती है और वो उनको मोटिवेट करती है काम के लिए, उनके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है. सो तीन नीड्स कौन सी इन्होंने डिस्कस करी है, नीड फॉर पावर, अचीवमेंट और एफिलिएशन. नीड फॉर सिक्योरिटी इसका पार्ट नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो हर इंडिविजुअल की अलग लेवल ऑफ नीड्स हो सकती है. जिसमें पावर नीड्स ज्यादा होगी वो हमेशा ही लीडरशिप रोल अज्यूम करने की कोशिश करेगा. उसकी क्वालिटी की बात करें तो वो वोकल होगा, असर्टिव होगा, प्रैक्टिकल होगा, डिमांडिंग होगा, रियलिस्टिक होगा. ओके, ये सब करेक्टरिस्टिक्स होगी. नीड फॉर अफिलिएशन जिसमें ज्यादा है
तो वो पीपल प्लेजर होगा, प्लीजिंग उसकी पर्सनैलिटी होगी कि लोग भाई खुश रहे उससे। सोशल स्किल्स उसकी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, लोगों को खुश रख सके। नीड फॉर अचीवमेंट जिसमें ज्यादा है तो वो सक्सेस पाने की हमेशा कोशिश करेगा, टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा। वो अगेन लॉजिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा अपने अप्रोच में। ओके, तो वो नीड फॉर अचीवमेंट उस पर होती है। ओके, तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स हो सकती है इंडिविजुअल्स में, उस हिसाब से वो डिफरेंट रोल्स अज्यूम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। Next is the control management can be of three types based on the timing of control, which is not one of them. Options are reactive control, feedback control, proactive control, concurrent control. So right answer is reactive control. So इनमें तीन तरीके के कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करी है। पहला है फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल क्या है? ये आपका वर्क ऑलरेडी हो गया है, अब आप देख रहे हो कि क्या करेक्टिव एक्शंस हमें लेने चाहिए, उसके हिसाब से आप फिर वो एक्टिविटी कैरी आउट करते हो। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक्टिविटी जो है पास्ट में हो गई है। प्रोएक्टिव आपका फ्यूचर ओरिएंटेड कंट्रोल है। यहाँ पर आप पहले ही एंटिसिपेट कर ले रहे हो कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उसके हिसाब से आप करेक्टिव एक्शंस ले रहे हो। कॉन्करेंट कंट्रोल आपका प्रेजेंट ओरिएंटेड है, जहाँ साइमल्टेनियसली वर्क हो रहा है, आपके एक्शंस भी चल रहे हैं और आप रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर भी कर रहे हो। तो जहां जो हमें प्रॉब्लम दिखी वहीं हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी डेफिशिएंसी दिखी उसको वहीं पे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो फीडबैक आपकी एक्टिविटी ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, अब आप देख रहे हो क्या गलती हुई, क्या डेफिशिएंसी थी, तो अब आप उसमें करेक्टिव एक्शन ले रहे हो। प्रोएक्टिव इट इज अ फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल, जहां आप एंटिसिपेट कर रहे हो क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आप कंट्रोल सिस्टम बिल्ड कर रहे हो। और कॉन्करेंट इज अ साइमल्टेनियसली हैपनिंग ऑफ एक्टिविटी एज वेल एज मॉनिटरिंग कैरी आउट। ओके, next a dash in a project management is the longest sequence of activities that must be finished on time in order for the entire project to be complete. Option A responsibility center, option B management information center, option C critical path, option D project evaluation and review technique. सो करेक्ट आंसर है क्रिटिकल पाथ। ये आपका यूज होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है जहां पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या क्या टास्क है जो खत्म होने हमें प्रोजेक्ट के लिए, उसको आप एक्टिविटीज को शेड्यूल करते हो। ओके, कि आपके यहाँ पर आपका क्या होता है, जो ड्यूरेशन होता है पूरे प्रोजेक्ट का वो सर्टेन होता है, उसके हिसाब से आप डिटरमाइन करते हो कि क्या क्या टास्क को कैसे कैसे शेड्यूल करना है कि हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए। वहीं जब हम पीआरटी की टेक्निक की बात करते हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक की, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, शेड्यूल कर रहे हो टास्क कैसे करता हूँ करने, बट यहाँ पे जो टाइम एस्टिमेट्स है वो अनसर्टेन है, तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट्स आप लेके चलते हो। ये मेनली आर&डी न्यू एक्टिविटीज के लिए पीआरटी टेक्निक यूज होती है, आपको नहीं पता वो टाइम कितना लगेगा, क्या ड्यूरेशन रहेगा। क्रिटिकल पाथ मेथड ज्यादातर आपके जो ऑलरेडी आप काम कर चुके हो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, जो आपको पता है एक फिक्स टाइम पीरियड आप लेके चल रहे हो, इसमें हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना है 2 साल में, तो उसके हिसाब से क्या क्या एक्टिविटीज आप कैसे कैसे करोगे उसको सीक्वेंस आउट करते हो। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है? इट इज ऑल्सो द मॉडर्न मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, जहां पर आप इंडिविजुअल्स डिफरेंट एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है कि उन्होंने कितने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी। उसके हिसाब से डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट सेंटर आता है, रेवेन्यू सेंटर आता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर आता है। सो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के हिसाब से उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ओके, 4 तरीके के सेंटर्स होते हैं, याद रखिएगा, कॉस्ट, प्रॉफिट, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट। जो प्रॉफिट सेंटर में जो होता है उसका मेन एम होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रॉफिट को एनहांस करे। रेवेन्यू सेंटर में होती है सेल्स को इंक्रीज करे। इन्वेस्टमेंट सेंटर में होती है आइडल कैश अगर पड़ा है उसको इन्वेस्ट करके रिटर्न्स मैक्सिमाइज करे। और कॉस्ट सेंटर में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है, कंट्रोलेबल कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करे। तो इसी अकाउंटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके कंट्रोलिंग टेक्निक्स होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, जहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉड्यूल ए डिस्कस करे। सेशन पसंद आया हो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस।
और साथ में सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इनकी पीडीएफ्स मिल जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।